Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ruqayya Farooq here from Team Med Sparkle, and in this video I am going to talk about cholinergic antagonist drugs which are also known as parasympatholytic drugs. ये वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करती हैं। एसिटाइलकोलिन जो है वो दो टाइप्स के रिसेप्टर पर बाइंड करता है, मस्कैरनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर। तो आज जिस ड्रग की हम बात करने लगे हैं एट्रोपिन, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मस्कैरनिक एंटागोनिस्ट है। मीन्स कि वो सिर्फ मस्कैरनिक रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करेगी और एसिटाइलकोलिन के एक्शंस को ब्लॉक कर देगी। उसका निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। एट्रोपिन जो है वो एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा स्ट्रेमोनियम में पाई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ मस्कैरनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो मस्कैरनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दो टाइप्स के हमारे पास न्यूरॉन होते हैं। एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जितने भी ये मस्कैरनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ जो है वो प्रेजेंट होंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर और कुछ प्रेजेंट होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। अब प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑटो इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जो प्रेजेंट होते हैं वो उनका जो है काम ये होता है कि जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आकर बाइंड करता है तो वो जो भी हमारे पास ऑर्गन इफेक्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अब ऑटो इनहिबिशन का मतलब क्या है? ऑटो इनहिबिशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन साइनेप्स के अंदर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और अब बॉडी क्या चाहती है कि अब न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपने ही रिसेप्टर पर जाकर, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पर जाकर बाइंड करेगा और इस बाइंडिंग की वजह से जो फर्दर रिलीज है न्यूरोट्रांसमीटर की वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से ऑटो इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। M1, M2, M3, M4, M5 ये पांचों रिसेप्टर्स जो हैं वो कुछ लोकेशंस पर प्री साइनेप्टिक साइट्स पर प्रेजेंट होंगे और कुछ लोकेशन पर जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होंगे। अब अगर इसकी जो है वो लोकेशन देखें, M1 प्रेजेंट होता है CNS के अंदर, ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक साइट्स पर। M2 प्रेजेंट होता है हार्ट और लंग्स के अंदर। M3 जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स, ग्लैंडुलर एंड स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है। M4 और M5 जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। नाउ कम टूवर्ड्स द ऑर्गन इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों तरह से हमारे पास काम कर रही होती है और इसके इनहिबिटरी इफेक्ट्स जो हैं वो हमें इन 4 लोकेशंस पर देखने को मिलते हैं, ब्रोंकाइल टिश्यू के अंदर, सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और हार्ट। अब वन बाय वन जो है वो हम एक ऑर्गन को देखते हैं। आई की बात करें तो आई के अंदर एट्रोपिन जो है वो माइड्रियसिस कॉज करती है, मींस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो ये हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई एग्जामिनेशन से पहले जो है वो एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है ताकि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो सके और एग्जामिनेशन जो है वो आई की हम सही तरह से कर सकें। इसके अलावा जो दूसरा इफेक्टिव होता है साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया का मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू फोकस फॉर नियर विजन, यानी पेशेंट की जो नियर विजन पर फोकस करने की एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। जीआईटी की बात करें तो यहाँ पर ये रिड्यूस करता है मोटिलिटी को, लेकिन HCl प्रोडक्शन को इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इस पर। इसी वजह से एट्रोपिन को जो है वो हम अल्सर की ट्रीटमेंट में नहीं दे रहे होते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोटिलिटी को रिड्यूस करती है, HCl की प्रोडक्शन को ये इफेक्ट नहीं करेगी। अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है वो एट्रोपिन के 2 इफेक्ट्स हैं। लो डोज के ऊपर एट्रोपिन जो है वो कॉज करती है ब्रेडिकार्डिया और हाई डोजेस के अंदर ये कॉज करती है टैकीकार्डिया। अब वो कैसे करती है? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक का जो है वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि M1 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है प्री साइनेप्टिक साइट पर और M2 जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक साइट पर। प्री साइनेप्टिक साइट पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो ऑटो इनहिबिशन करवाने के लिए मौजूद है। अब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि जब भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के M2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया। मीन्स कि ये हार्ट को रिलैक्स करवाता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वाली, तो उसके अंदर इस पूरे मैकेनिज्म को जो है वो ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से M2 जो है वो हार्ट की रिलैक्सेशन कराता है।
अब ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर हार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है। जब भी हमें एट्रोपिन का जो है वो लो डोज अगर देते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि यहाँ पर लो डोज एट्रोपिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाकर बाइंड करती है M1 साइट पर। M1 का काम ये था कि M1 जो है वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को रोकता। एसिटाइलकोलिन की रिलीज को जब रोकेगा तो रिलैक्सेशन हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। लेकिन एट्रोपिन जब लो डोज के अंदर हम देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ M1 पर जाकर बाइंड करता है, M2 तक ये पहुंचता ही नहीं है क्योंकि उसका डोज जो है वो लो होता है। M1 पर अगर ये बाइंड करेगा तो M1 क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। M1 ब्लॉक होने की वजह से M1 की जो एक्टिविटी थी एसिटाइलकोलिन को रोकने की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरीके से एसिटाइलकोलिन जो है वो साइनेप्स के अंदर रिलीज होता रहेगा और M2 के ऊपर बाइंड होता रहेगा और M2 हमारे पास रिलैक्सेशन कराता है। तो इस वजह से लो डोजेस के अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा, जबकि हाई डोज के अंदर क्या होगा कि हाई डोज के अंदर एट्रोपिन ना सिर्फ M1 पर बल्कि जाके M2 पर भी बाइंड करेगा। तो अब जब सारे के सारे M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो अगर यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो भी रहा है M1 ब्लॉकेज की वजह से तो उसका कोई हमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से लो डोज के अंदर एट्रोपिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, जबकि हाई डोजेस के अंदर ये कॉज करता है ब्रेकिकार्डिया। अब हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर जो है वो एट्रोपिन कॉज करती है ब्रोंकोडाइलेशन। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स को जो है वो हम COPD के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर इनका लिमिटेड यूज़ होता है। और एट्रोपिन जो है वो भी एक नॉन सिलेक्टिव एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि COPD के केस में जब हमें ब्रोंकोडाइलेशन करानी होती है तो हमें जो है वो सिर्फ M3 रिसेप्टर की ब्लॉकेज जो है वो करानी होती है। लेकिन एट्रोपिन चूंकि एक नॉन सिलेक्टिव ड्रग है तो वो M3 के साथ साथ M2 को भी ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकोडाइलेशन का पूरा इफेक्ट होता है वो अपोज हो जाता है। तो ड्रग जो है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करती उस केस के अंदर। ठीक है, अब हम जेनाइटो यूरिनरी की बात करें तो यहाँ पर ये यूरेटर और ब्लैडर को जो है वो रिलैक्स कराता है। अच्छा, एट्रोपिन के अगर ओवरडोज की बात करें तो कुछ निमोनिक्स हैं जिसकी मदद से हम याद रख सकते हैं इनके इफ़ेक्ट्स को। तो सबसे पहला है हॉट एज हेयर। चूँकि यहाँ पर स्वेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस स्वेटिंग की वजह से जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि स्वेटिंग डिक्रीज़ हो गई है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा है मैड एज अ हाइटर। यहाँ पर हमें जो सिम्टम्स याद रखने हैं इससे वो है कन्फ्यूजन और डेलीरियम। अच्छा, तीसरा है हमारे पास ड्राई एज बोन। ड्राई एज बोन से जो है वो हम ये याद रख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर सिक्रीशंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो गई हैं तो ड्राई माउथ और सैंडी आइज का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्स्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ ब्लाइंड एज बैड। तो ब्लाइंड से हम ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आइज के सिम्टम्स होंगे जिसमें हमें मिलता है सैक्लोप्लेजिया और माइड्रियसिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।